आज क्या नाम था इसका? होम बाउंड। नहीं, नॉर्मल हम लोग जो बात करते हैं, कुछ नाम था क्या? ऐसे तो सीरीज का तो नाम नहीं दिए थे, मुझे तो याद नहीं। सीरीज तो पहले मतलब हम लोग ने विंटर पे बात करी थी, जाड़े के ऊपर, जाड़े की याद के ऊपर। तो यह हम लोग जो बात करने वाले हैं, या इससे पहले भी हम लोगों ने एक एपिसोड किया था, तो हमने इसका कुछ नाम तो नहीं रखा है, लेकिन फिर भी हम लोग बैठ के बातचीत करते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में। पिछली बार हम लोगों ने जो बात की थी वो विंटर सीजन के बारे में था, कि जाड़े के समय में हम लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं। नॉर्मली जो भी क्या होता है कि हम लोग कभी प्लान नहीं बनाते, कभी भी लगता है कि जब हम लोग फ्री होते हैं तो कहीं भी ऐसे जगह पे बैठ के बातचीत कर लेते हैं। और यह कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, नॉर्मली हम लोग कैमरा नौ भी रहता तो भी हम लोग जो आमतौर पे हम लोग बातचीत करते हैं तो वैसा ही बातचीत ही है। बस अलग यह है कि इस बार कैमरा है, और फिर भी हम लोग बात वैसे ही करेंगे। अच्छा, इससे आप पूरी करिए, आप बात तो करिए। इससे पहले जो एपिसोड हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था वो समय की कमी के कारण हम लोग अपलोड नहीं कर पाए उसको। तो शायद इसको हम लोग पहले मतलब दूसरे एपिसोड को हम लोग पहले अपलोड करें, और फिर से जो पहला एपिसोड था हो सकता है कुछ दिन बाद अपलोड किया जाए। तो बस अभी तक इतना ही। अफसर जी आप अच्छा, जानते हैं अनुराग, एक्चुअली ये जैसे आपने मैनिफेस्टेशन एक शब्द सुना होगा। मैनिफेस्टेशन कई जगह पे चर्चा में आता रहता है कि जैसे आप कुछ चीजों को जैसे विजुअलाइज करते हैं और फिर वो मैनिफेस्टेशन मतलब उसका मूर्त रूप में आना एक्चुअली। तो जैसे अभी जब आप कह रहे थे कि हम लोग ऐसे बैठ के बातचीत करते हैं और एपिसोड की तरह से, ऐसे रैंडम जैसे हम लोगों ने ये शुरू किया। मेरा एक मित्र है, अक्सर मुझसे ये कहा करता था कि क्यों नहीं आप जो बातचीत होती है आप उसको रिकॉर्ड करके ऐसे कहीं पे डाल दिया करते। अच्छा। तो मुझे लगता है उस चीज का अभी जब आप बात कर रहे थे तो मैनिफेस्टेशन वो आज वो चरितार्थ हो रहा है। तो हम लोग आज होम बाउंड पे बात करते हैं। हाँ, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले हमने भी देखा था एक वीडियो। मैंने भी आपने पोस्ट डाली थी जो होम बाउंड के ऊपर। तो उससे पहले हालांकि मुझे उस मूवी के बारे में पता था, लेकिन होता है ना कि एक थोड़ा सा जो बोलते हैं ना इनर्शिया का मतलब होता है जैसे किसी ने धक्का दिया तो गाड़ी आगे बढ़ती है, थोड़ी देर तक चलती रहती है, फिर जाके रुक जाती है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। होम बाउंड के बारे में मुझे पहले मेरे एक जूनियर ने, फिल्म फ्रेटर्निटी से ही है वो, अच्छा, उसने बोला था कि सर आप होम बाउंड देखिएगा, काफी अच्छी मूवी है। क्या नाम है, नीरज घेवान उसने डायरेक्ट करी है। मैंने नहीं देखी थी, फिर काफी चर्चा में आई लेकिन नहीं देखी। फिर आपने जब पोस्ट डाला जिस दिन, तो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं इसको। काफी मतलब दिनों से मैं टाल ही रहा था, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। आपको क्या अच्छा लगा उसमें? ऐसे तो आपने पोस्ट डाला है। हाँ, मेन पहलू हमें यही लगा कि अभी तक जो फिल्में बनी थी तो किसी एक टॉपिक को फोकस करके बनाई जाती थी, कि मतलब अगर जातिगत मुद्दे बनाई जा रही है तो कोई और, धार्मिक मुद्दे पे कोई और, या किसी क्राइसिस पे जैसे कोरोना काल का जो त्रासदी था उस पे कोई और मूवी, जैसे भीड़ बनी थी। लेकिन इसमें खासियत यही लगी कि इसमें कई मुद्दों को एक साथ समेट दिया है। और होता भी है ना कि किसी के साथ अगर कोई घटना होती है तो एक नजरिए से नहीं घटती कि अच्छा सिर्फ धार्मिक ही है, उसके जीवन में कई पहलू होते हैं। तो हमें लगता है यह मूवी कई पहलुओं को एक साथ कवर करने का प्रयास किया है इस चीज में। सही। नहीं, मुझे भी कई दृष्टिकोण से इस मूवी ने छुआ, और इस बात से मैं पूरी तरह एग्री करता हूँ कि जैसे कई चीजों को, जैसे कोरोना के ऊपर हुई या फिर जातिगत मुद्दों पे हुई, काफी मतलब वो एक पक्षीय मूवी बना देते हैं लोग। जैसे कि मैं अगर दलित उसके ऊपर बात करूं मुद्दों पे, तो काफी वो या तो एंटी दलित हो जाता है या उनके समर्थन में बोला जाता है, या जैसे कास्ट के मुद्दे, और अधिकतर देखता हूं कि मुद्दों से भटकने भी लगती है, क्योंकि वो इतना ज्यादा उसके ऊपर सेंसेशनलाइजेशन के ऊपर ज्यादा फोकस हो जाता है, खासतौर से कमर्शियल फिल्मों का। इसमें मुझे दिखा कि बहुत नपे तुले तरीके से और हर उस चीज को उसने सरफेस पे लाने की कोशिश करी है। जैसे उस व्यक्ति के ऊपर, उसका नाम है कैरेक्टर का, चंदन जो होता है वो, जब हाँ, वो उसका वो स्ट्रगल कि जनरल कैटेगरी पे वो टिक मारे,
या एससी कैटेगरी पे टिक मारे, जैसे वो बहुत लोगों के अंदर आता है। और वो एक यूथ के अंदर एक क्वेश्चन जो है वो मतलब अंदर वो हमेशा रहता है, खासतौर से जो निचली जाति के उससे बिलोंग मतलब आरक्षण की कैटेगरी में उनके अंदर एक स्ट्रगल रहता है कि नाम बताएं ना बताएं। जनरल में वो प्रूफ भी करना चाहते हैं कि हम जनरल, क्योंकि अक्सर होता है कि जनरल कैटेगरी में करने से आप ज्यादा मेरिट मतलब आपका दिखा पाएंगे एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें उसमें जो बहुत कोर एलिमेंट है कि ये सब चीजें हर व्यक्ति उस तरीके से मतलब फेस कर रहा है। और दूसरा जैसे कि एक मुझे अच्छी चीज ये भी लगी कि एक पक्ष को उसने सबल या निर्बल बनाने की उस मूवी में ऐसे कोशिश नहीं की जो अब व्यक्ति फेस कर रहा है। हर जगह वो दिखाया गया, चाहे मुस्लिम फेस कर रहा है या कोई आरक्षण मतलब लिया हुआ व्यक्ति फेस कर रहा है या फिर जो सवर्ण जाति या फिर जो क्या बोलते हैं उसे जनरल कैटेगरी में जो लोग आते हैं वो लोग भी अगर उनके अंदर ये चीज नहीं है भेदभाव की प्रवृत्ति तो उन्हें भी कैसे उस ट्रैप में फंसाया जाता है। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कैसे उसने मतलब इन सब चीजों को सटल्टी मतलब बोलते हैं छिपे हुए उसको उसने कैसे मतलब अंदर उसके डालने की कोशिश करी है। बहुत अच्छा। जैसे वो बंदा होता है एक मुसलमान, क्या नाम होता है उसका, शोएब कैरेक्टर का, ईशान खट्टर शोएब का रोल किया। जब वो पियून के रोल में जाता है तो शायद उसे बोलता है एक सीन में एक व्यक्ति की यार मेरा बॉटल मत भरा करो, मैं खुद भर लूंगा। तो क्योंकि वो मुसलमान होता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं वो वाला एलिमेंट मानसिकता उनकी होती है। लेकिन उसी ऑफिस में एक व्यक्ति है जो तिवारी है या मिश्रा है कुछ ऐसा करके, उसका जो सीनियर त्रिपाठी जो उसके टैलेंट को टैप करता है। देखिए दोनों ही मतलब सवर्ण कैटेगरी के हैं और दोनों ही मतलब अलग अलग पक्ष दिखा रहा है। एक मुसलमान से नफरत करता हुआ पक्ष है कि वो पानी मत भरना, भेदभाव कर रहा है। दूसरा वही उसी तरीके का एक इंसान है लेकिन उसको इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ रहा और टैप कर रहा है उसके टैलेंट को, यार तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम सेल्स में अच्छा कर सकते हो। अच्छा एक चीज मुझे ये भी लगी कि जब व्यवस्था एक तरह की निर्मित हो जाती है ना, जैसे ये जातिगत भेदभाव कहिए या धर्म के आधार पे भेदभाव कहिए, इन सब चीजों के ऊपर इतने दिनों से वो चलता आ रहा है। जब व्यवस्था एक तरह की निर्मित हो जाती है तो कैसे आदमी को उसमें खींचने लग जाती है। अब एक सीन में जब वो क्रिकेट वाली जो मैच की जो बात होती है जहाँ शोएब को इनवाइट किया जाता है कि आओ यार तुम भी, आज फाइनल है या कुछ था जो इंडिया पाकिस्तान का फाइनल मैच। हाँ, तो पार्टी कर रहे होते लोग फार्म हाउस पे और यहाँ तक कि शोएब भी खुश हो रहा होता है कि पाकिस्तान हार रही है। उसको इंडिया की तरफ से पूरा इमोशन था, लेकिन फिर भी वो जब पार्टी होती है तो सारे के सारे लोग कि उसको टारगेट करने लगते हैं, अरे उससे पूछिए कैसे बिरयानी बनी है, क्या है, उसको ज्यादा पता होगा। मतलब इफ यू आर मुस्लिम देन यू मस्ट हैव बीन द फेवर ऑफ कि आप पाकिस्तान के फेवर वाले ही हो। लाहौर हाँ बिरयानी तो इससे पूछे लाहौरी बिरयानी के बारे में ज्यादा जानता। अब वो उसका बॉस भी जब वो शोएब गुस्सा हो जाता है कि बस बहुत हो गया, मैं रिजाइन कर रहा हूँ, तो बॉस भी उसको नहीं कहता है कि मजाक कर रहे हैं, अरे यार मजाक कर रहे थे शोएब, क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो। तो फिर वो उसको कहता है कि ये मजाक मैं ही क्यों बनूं। तो उसका ऑल्दो बॉस उस तरह का था नहीं मेंटेलिटी का, लेकिन वो भी क्या हुआ एक सिस्टम बन गया है। और एक सिस्टम को मतलब वो देखता हूँ कि लोग जो है कि अक्सर उस चीज में वैसे लोग भी जो उस मेंटेलिटी के नहीं है वो भी मतलब वो कर देते। मैं ग्रेटर नोएडा की आपसे बताऊं इस चीज पे, मेरे अड़ोस पड़ोस में कुछ ऐसे रहते हैं जहाँ पे अक्सर ये कहा जाता है कि मुस्लिम है तो मैं उनको, कोई मुस्लिम है तो रेंट नहीं मिलेगा। अब वो ऐसी व्यवस्था निर्मित हो गई है कि अजीब ही तरह का लगता है माहौल कि इतने सारे मेरे मुस्लिम दोस्त हैं जो कि अच्छे दोस्त हैं, काफी पढ़े लिखे, काफी अच्छे हैं, उनके अंदर कभी मैंने कोई ऐसी भावना नहीं देखी जो देश विरोधी हो या समाज विरोधी हो। लेकिन अननोइंगली मतलब पता नहीं वो व्यवस्था ऐसी निर्मित हो जा रही है कि अच्छे खासे लोग उसमें समाहित हो जा रहे हैं उस चीज में। ये भी उस मूवी में एक बहुत मतलब बड़ा पहलू लगा कि कितने अच्छे से उन्होंने दिखाया है।
और एक जाति वाला, मतलब हम उस चीज को काफी फील किए कि जिसमें पूछता है कि अच्छा नाम बताओ अपना। तो अच्छा विशाल जेठवा का क्या नाम होता है उसमें? चंदन। चंदन। तो नाम बोलता है कि चंदन, तो बोलता है पूरा नाम क्या है? तो चंदन कुमार। तो मुंह बना के बोलता है कि अच्छा आरक्षण कैटेगरी से हो, तुम्हें तो नौकरी मिल ही जाएगी। वो वाला जो कुमार वाला चीज है कि तुरंत आपने कुमार बताया और लोगों ने बोल दिया अच्छा आरक्षण कैटेगरी से। अच्छा, तो फील होता है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, वहां पे एक चीज आपने मार्क करी होगी, वो अपने आप को फिर बताना चाहता है कि वो सवर्ण है। जो पूछता है उससे, जो बोलता है कि हम भी पता नहीं किस कैटेगरी, कायस्थ बोलता है हम भी कायस्थ है सर, हम आरक्षण कैटेगरी से नहीं है। लेकिन बाद में फिर से जो एक्ट्रेस जो सुधा से जब बात करता है तो बोलता है कि अगर बताता हूँ तो उनकी नजर में गिर जाता हूँ, अगर अपनी जात सही में बताता हूँ तो हम अपनी खुद की नजर में गिर जाता हूँ। छिपाता हूँ तो खुद की नजर में गिर जाता हूँ, बताता हूँ तो उनकी नजर में, उनकी नजर। अच्छा, इससे एक चीज और है अनुराग, देखिए यहाँ पे जब सुधा की उससे मुलाकात हुई, जब स्टेशन पे वो दोनों मिलते हैं जो परीक्षा देने जा रहे होते हैं, तो सुधा पूछती है कि नाम क्या है? तो चंदन। चंदन। फिर वहां बोलता है कुमार। आगे जब आगे बढ़ते मूवी में तो सुधा एक जगह कहती भी है कि तुम अपना नाम नहीं बताते तो हम भी हिचकिचा जाते, अपना नाम राइट। सुधा भारती। और अक्सर देखिएगा यहाँ पे नीरज घेवान ने किस तरीके से उसको वो किया है, प्रोजेक्ट किया, लेकिन समझने का रेफरेंस जैसे अपना अपना अलग अलग होता है। यहाँ पे भी एक स्याह पहलू, सुधा के अंदर भी ये द्वंद्व है कि अगर वो चंदन जो है अपना नाम नहीं बताता तो मैं भी हिचकिचा जाती। अच्छा, अब जैसे हमारे समाज में तो जैसे अम्बेडकर ने भी कहा कि अंतरजातीय विवाह जब तक नहीं होंगे तब तक क्या वो चीजें नहीं खत्म होगी। जो उन्होंने सबसे बड़ा स्टेप बताया है कि सबसे इफेक्टिव स्ट्रेटजी एक तरीके से अंतरजातीय विवाह। अब सुधा भी ये सोच रही है कि चंदन अगर कुमार नहीं बताता तो वो हिचकिचा जाती। इसका मतलब कहीं ना कहीं स्त्री होने के नाते भी वो चाह रही है कि हम अपने उसको ऊपर तो उठाएं, लेकिन अंदर एक हेजिटेशन है। एक युवा वर्ग में भी अभी कितना हेजिटेशन है कि हम किसी अदर जात के, अदर कास्ट के मेंबर से शायद हम प्रेम में पढ़ भी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वो समाज शायद इस चीज की इजाजत नहीं देगा। और दूसरा एक ये भी है कि जैसे सुधा उसको बहुत प्रोत्साहित तो कर रही है, ये भी देखिएगा, मुझे लगता है इसमें एक स्याह पहलू भी छिपा हुआ है कि पढ़ो, हम जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक उस चीज को कहने को प्रेम वश हो रहा है, लेकिन वह प्रेम थोड़ा पीछे है और सामाजिक संघर्ष आगे है। हाँ, इसको हम एक अलग नजरिए से बताएं आपको तो क्या होता है, दलित वर्ग में भी, दलित या किसी वर्ग में बोला जाए, और इस पे फोकस करें दलित वर्ग में भी, तो दोनों की देखेंगे कि आर्थिक स्थिति अलग अलग है। सुधा के पिताजी हैं सरकारी नौकरी में, सुधा के पिताजी मतलब खाने की दिक्कत नहीं है, रहने की दिक्कत नहीं है, इसकी अलग आर्थिक स्थिति बन गई। और चंदन की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि उसको घर बनाना भी मतलब जीवन का सक्सेस लगता है। तो सुधा एक ऐसी स्थिति पे पहुंच गई है कि उसके लिए जरूरी क्या पढ़ाई करना। बाबा साहब ने जो बोला था पढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। तो सुधा के लिए अलग लड़ाई है, चंदन के लिए अलग लड़ाई है। तो मतलब वो भी थोड़ा अलग अलग पहलू, और दोनों मतलब अपने जगह दोनों देखा जाए सही है। तो वो भी एक पहलू दिखा है कि क्या दोनों एक स्टेबल मतलब उस पे बराबरी पे नहीं आ पाते बातचीत में और हर चीज। चंदन कहता भी है ना उसको कि काम करो, तुम अपना संघर्ष करो, तुम अपनी लड़ाई लड़ो, मैं अपनी लड़ाई लड़ता हूँ, फिर दोनों जो अलग एक उसके लिए अलग हो जाते हैं। नहीं, यहाँ पे जानते हैं मैं क्या कह रहा था, जैसे सुधा ऑल दो पढ़ी लिखी है, एक अच्छी सरकारी जॉब में उसकी फैमिली है, स्टिल मेरा ये कहना है कि जैसे सुधा के अंदर जो एक बात आई ना कि अगर तुम अपना नहीं बताते नाम तो शायद मैं भी हिचकिचा जाती कि मैं सुधा भारती, मतलब सुधा के अंदर ये हिचकिचाहट कहीं ना कहीं है कि वो सवर्ण किसी लड़के के प्रति हो सकता है कि उस तरीके से प्रेम बताए भी ना, या फिर हो सकता है अगर उसको प्रेम हो भी तो स्वीकार हो सकता है सामने वाला ना करे। यहाँ मुझे लग रहा है कि जो चंदन ने बोला था कि अगर अपनी जात नहीं बताता हूँ तो अपने नजर से गिर जाता हूँ, अगर बताता हूँ तो
दूसरे के नजर। तो शायद कहीं ना कहीं सुधा ने इस चीज को एज अ उसका वैसा कोई पहलू बोल करके नहीं दिखाया गया मुखर रूप से, लेकिन यहाँ मुझे लगता है कई ऐसे मतलब लड़कियां भी होंगी और कई ऐसे लड़के भी होंगे मतलब जो दलित वर्ग में या जो मतलब निचली जात में बिलोंग करते, हो सकता है कि उनका आकर्षण किसी फॉरवर्ड कास्ट के लड़कों की तरफ हो गया या लड़की की तरफ हो गया, लेकिन अंदर एक हिचकिचाहट हो जाती होगी कि मैं शायद अगर बताऊंगा तो मेरा प्रेम स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। ये भी उस मूवी में मुझे लग रहा है एक अंडरलाइंग जो वो चीज है कि फैक्ट कि ये चीज समाज में कैसे सामाजिक संघर्ष प्रेम को दबा दे रहा है। कि जैसे कई जगह सुनने में आता है कि अगर आप अलग जाति में शादी कर लिए तो अगर आप दलित वर्ग से हैं और आप किसी सवर्ण के साथ आपने शादी कर ली तो आपको लड़की दबा देगी। ऐसा बहुत कन्वर्सेशन में होता है। अगर किसी लड़की कोई दलित वर्ग से और किसी सवर्ण लड़के से शादी कर ली उसने तो लड़के का परिवार न्यूज में तो चलता रहता है ये सब ऑनर किलिंग जैसी चीजें होती है। तो मुझे लग रहा है ना ये समाज के अंदर ऊपर से तो बहुत डिस्कशन होते रहती है अंतर जातीय विवाह और ये सब चीजें ब्ला ब्ला, लेकिन मुझे लग रहा है कि अंदर से ना ये अभी बहुत ज्यादा हेजिटेशन बहुत ज्यादा व्याप्त है उसमें, क्योंकि प्रोग्रेसिव लड़की है सुधा, सब कुछ जान रही है, पढ़ाई लिखाई को इम्पोर्टेंस भी देख रही है। स्टिल उसके अंदर क्या है कि अगर तुम अपना वो नहीं बताते तो शायद मैं भी भारतीय कहने से हिचकिचा जाती। तो ये सब चीजें भी है और वो भी दिखाया गया ना कि जैसे देखिए हम लोगों ने भगवान के दया से कभी कोरोना में फाइनेंशियल हार्डशिप जिसको कहते हैं उसका सामना नहीं किया। घर वालों की तरफ से काफी सपोर्ट मिला, रहने के लिए स्थान था, जगह था, कैसे कितने सपनों को उसने खत्म किया है, मतलब मार डाला। जब वो लोग गुजरात गए हुए हैं बेचारे, कितना मतलब उनका एक ट्रैक लगता है कि जिंदगी अब एक पटरी पे आ गई, जैसे घर का वीडियो दिखाते रहती है, लेकिन मतलब लगता है कि अब वहां से सुधार होना शुरू हुआ है। और फिर वो डिस्परेशन कि कब फैक्ट्री खुलेगी और वो मतलब बहुत लोगों के लिए बस लगा होगा कि अरे कोई नहीं लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन की विभीषिका जिसने नहीं सही वो बहुत फॉर्चुनेट है। मतलब भगवान, मतलब हम लोग भी कहते हैं कि चलो हम लोग को उस तरह की हार्डशिप दिक्कत तो सबको किसी न किसी लेवल पे आई, लेकिन वो दिखाता है कि कितने सपने उस लॉकडाउन ने मार दिए, जीवन खत्म हो गया, सपने खत्म हो गए। हमारी भी याद में एक चीज है कि हमारे मौसी के लड़के हैं तो वो हैदराबाद में काम करते थे, मतलब फर्नीचर का कुछ काम करते हैं शायद। तो लॉकडाउन में वहीं हैदराबाद में थे, तब कई दिनों तक लॉकडाउन रहा तो उन लोगों ने डिसीजन लिया कि साइकिल से वहां से निकलने के लिए। और सोचिए कि हमारा महाराजगंज मतलब गोरखपुर कहाँ है और हैदराबाद, माय गॉड। तो वो हैदराबाद से साइकिल से आए और पहुंचे भी किसी तरह किसी सोचिए कितना, मतलब हम तो बिल्कुल भी नहीं जाने, लेकिन कितना बिल्कुल क्योंकि अभी रिसेंटली आप लोग तो वाकिफ है इस चीज से कि मैं बाय कार गया था अपने होम टाउन और करीबन 1500 किलोमीटर का सफर है। कार से भी मुश्किल है। अब अगर आप अकेले यात्रा करें, जबकि लोगों को लगेगा कि बहुत कंफर्ट है, जब कार से भी आदमी को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, मतलब अगर व्यक्ति अकेला हो तो ज्यादा, लेकिन वो पैदल यात्रा मतलब आदमी कल्पना से परे है कि हैदराबाद से या फिर जैसे वो लोग कहाँ पे थे उस समय, सूरत में थे आई थिंक, जो कहीं भी 20 मिनट हो गया है वैसे। और 20 मिनट के बाद कट जाता है, देखते शायद 21 मिनट के बाद कटेगा। तो ठीक है, इसको दोबारा चालू कर दो। ठीक है। तो नीरज खेवान की एक अच्छी बात ये भी मतलब जैसे लगती है कि इससे पहले पता है उन्होंने कौन सी मूवी बनाई थी? गेस करिए। नीरज है इसी वाले मुद्दे पे। भीड़ तो नहीं थी? भीड़ ना देख, बहुत खतरनाक मूवी हुई, लेजेंडरी, मतलब बॉलीवुड में मसान। मसान उनकी है। अरे 10 साल बाद नीरज खेवान ने पिक्चर बनाई है। मसान आई थी शायद 15 में आई थी, 15 या 14, 15 में आई थी आई थिंक।
और मसान में भी देखिएगा कितने चीजों को छुआ है। आपको संजय मिश्रा नाम है ना, जो बूढ़े से वो जो एनएसडी के एक्टर है, हाँ, जो उनके पिता होते ऋचा चड्ढा के, हाँ संजय मिश्रा, जो एक होटल में पकड़े जाते हैं संजय दोनों। मिश्रा तो का संजय मिश्रा से पुलिस एक्सटॉर्ट करते रहती है पैसा की दे दो नहीं तो बेटी को बदनाम कर देंगे। वो जो लड़का होता है, लवर होता है, वो सुसाइड कर लेता है कि पुलिस छापा मार दी है। मतलब छिपे हुए एस्पेक्ट को कितने उसने नीरज घेवान ने गहराई बड़े निष्पक्ष तरीके से दिखाते हैं कि ऐसा नहीं है कि पक्ष विपक्ष लिया जा रहा है। सिनेमा का एक एजेंडा नहीं है, एजेंडा नहीं है, कोई हिडन है, जो सच्चाई है। कुछ लोग मूवी के तरीके पे एक ही पक्ष को बहुत प्रबल दिखा रहे हैं, उसके प्रति हिंसा, उसके प्रति वो मतलब या तो बहुत इमोशनल कर दे रहे हैं। और वहां पे कितना अच्छा, जैसे मैं ये कह रहा था, वहां सवर्ण लड़की है लेकिन प्रेम में पड़ी है मसान में एक दलित लड़के, दलित हाँ, जो उसको बाद में लगता है लड़के के अंदर जाति का, हाँ, कि लड़के को लगता है कि हमारा पॉसिबल नहीं हो सकता है, वो उसके अंदर वो था। और यहाँ है कि लड़की बोल रही थी होम बाउंड में कि आप अगर कुमार नहीं बताते तो शायद मैं भी हिचकिचा जाती कि भारती। कितने उसने अलग अलग पहलुओं को मसान में भी, जैसे होम बाउंड में भी हर पहलू लगभग छू लिया गया है कि अगर आप टैलेंटेड हो, जैसे सेल्स पर्सन के तौर पे वो टैलेंटेड रहता है शोएब, लेकिन सामाजिक व्यवस्था वैसे बना दी गई है कि एक मुस्लिम के प्रति जो हेट है वो अलग अलग तरीके से रिफ्लेक्ट हुआ है। फिर उसी तरीके से यही जो टाइटल बताने वाली बात कि आप आगे क्या है, आपके पीछे क्या है आपके, या फिर एक जनरल परसेप्शन की एक जो रिजर्वेशन कैटेगरी में हो तो सरकारी जॉब तो तुम्हें मिल ही जाएगी। ये सब एक जो जनरल परसेप्शन जो हमारे रोजमर्रा की चीज है, लगा ही नहीं कि सिनेमा हम देख रहे हैं, जो रोजमर्रा की चीज है उसको मतलब सच्चाई सामने दिख रहा है, मतलब आप देख पा रहे हैं कि वही सच्चाई थी। और हम लोगों ने न्यूज में जैसे भी हमने देखा भी था उस चीज। इनफैक्ट आजकल न्यूज वाले भी इतने सही से नहीं दिखा पा रहे हैं जितने तरीके से अच्छे तरीके से नीरज घेवान ने उसमें दिखाया है। क्योंकि न्यूज में भी देखिएगा, मुझे सिनेमा के तौर पे एक चीज से बड़ी चिढ़ मचती है कि जब खास तौर से बॉलीवुड का सिनेमा, अभी का सिनेमा जो बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ज्यादा तेज कर देते हैं, लाउड कर देते हैं, या वो चमकी स्लो मोशन वाली चीजें कर देते हैं। न्यूज वाले भी इस जोन में जा रहे हैं। आप कोई भी मीडिया में ज्यादातर उठा के देखिए तो मतलब सेंसेशनलाइज किया जाएगा। अगर एक दलित की हत्या हुई है और बार बार उसको मतलब बहुत फोकस किया जाता है, भावनाएं मर जाती हैं। सेंसेशनलिज्म पे ज्यादा फोकस है ना, कि हम कैसे कितने लोगों क्राइम को दिखाने का फोकस होता है, भावनाएं नहीं होती। हाँ, अब इस पूरे मतलब होम बाउंड में आप देखिए कहीं भी नीरज घेवान ने जो डायरेक्शन करी है, कहीं भी चीजों की विभीषिका या विभत्सता नहीं दिखाई गई। कि जैसे अगर वो शोएब देख रहा है कि उसका मित्र मर भी रहा है तो वो बहुत रॉ इमोशन निकल करके आया है। एक व्यक्ति अगर मित्र को मरता हुआ देखेगा तो कैसे वो रोएगा। वो बहुत अच्छा, एक चीज हमें हाँ बोलिए, उसमें जो रोने वाली आप बात करें, इसमें हम बोलना चाहेंगे कि जो उसमें चंदन की जो माँ होती है आखिरी में जो रोती है, आपने उसका बहुत हॉन्टिंग, बहुत पहले मतलब शौक जैसा चीज होता है उसमें। ऐसा नहीं कि कई बार होता है कि एक्टिंग के तौर पे आप दिखाते कि अरे मुंह खोल के रो रहा है, ठीक, अलग अलग लोगों का अलग अलग एक्सप्रेशन, लेकिन उसको भी एक होता है एक्सपेरिमेंट करने का ही प्रयास किया गया, किस तरह से चुपचाप आती है, बिल्कुल मतलब रोती है, ऐसा कि बाद में जब उस सैंडल व्यक्ति को उसके बेटे ने खरीदा था तब वो फूट के बाहर मतलब बिल्कुल रोती है। नहीं, बिल्कुल ये बहुत अलग तरीके से दिखाने का भी प्रयास किया गया, उसमें एक्टिंग भी दिखती है उसकी। पता नहीं, आई होप, मुझे लगता है कि मैं भी ऐसा चाहूंगा और आप भी चाहेंगे कि नीरज घेवान से बैठ करके कभी इस मुद्दे पे बात की जाए जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं। मौका तो जरूर ही मिलेगा, बिल्कुल, क्योंकि ये गोल है। हाँ, जैसे होता है ना कि आदमी का एक पूरी यात्रा, मैं कला को इस तरह से समझता हूँ कि एक आर्टिस्ट की पूरी एक यात्रा होती है, किसी भी व्यक्ति की होती है, लेकिन जो पर्दे पे वो लाता है ना, तो वो एक उसकी यात्रा पीछे की क्या रही है। और नीरज घेवान जो इतनी अच्छे से स्टडी कर रहे हैं उस चीज को, मतलब समाज में व्याप्त जो व्यवस्था है उसको कितने डिटेल्ड तरीके से वो उसने एनालाइज किया, चाहे मसान की बात कहिए या फिर आप होम बाउंड की बात करिए, तो लगता है कि एक बार बैठ करके उनसे बात करी जाए और पूछा जाए कि आपने ये चीज
कैसे आपने सोची कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा उस तरह का, अगर बैकग्राउंड नहीं था तो कैसे ये सोच आपके अंदर पनपी? बिल्कुल। जैसे पैर फटना इस मतलब जैसे औरतों के चप्पल ही क्यों ला के देता है, क्योंकि उनकी माँ के पैर मतलब फट गए होते हैं, विवाइयां उसको बोलते हैं, विवाइयां पड़ी होती हैं, और माँ कहती है कि हमारे जनरेशन में यही हमें सौगात में मिलती आई है। उस चीज को कहाँ से उन्होंने मतलब एब्जॉर्ब किया, कहाँ से देखा, जबकि मुझे लगता है बैकग्राउंड, क्योंकि ये चीजें पढ़ने से तो नहीं आती, पढ़ने से भी नहीं आती है, और पढ़ करके उसको उस तरीके से रियलाइज करना, कैसे विजुअलाइज करना, वो आसान बात नहीं है, बिल्कुल आसान बात नहीं है। और डायरेक्टर मतलब बोला जाता है किंग ऑफ द शिप, नहीं कैप्टन ऑफ द शिप, तो वही होता है जो सारी चीजों को वो करता है, मतलब डिटेलिंग करता है, सारी चीजों को वहां पे उभारता है, कैसे उनके दिमाग में ये सब चीजें आई। और डिटेलिंग मतलब मुझे लगता है कि शायद ही मैं, तो हो सकता है कमी निकालना चाहे तो आदमी निकाल ही देगा जबरदस्ती 2-3 कमियां, लेकिन एक पहली नजर में मसान जैसी फिल्म, या फिर जो आपको ये कहते हैं होम बाउंड जैसी फिल्म में कमी निकालना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपसे शेयर करूं, आपको तो पता ही होगा कि मैं सिनेमा देखता हूं तो उसके बारे में बड़ा क्रिटिकल भी और खोज में लग जाता हूं, मतलब पढ़ता हूं उस सिनेमा के बारे में, खासतौर से जो सिनेमा मुझे अच्छा लग जाता है। तो जब मैंने होम बाउंड देखी, उसके बारे में जब स्टडी करना शुरू किया, तो उसके प्रोड्यूसर मार्टिन स्कोर्सेसी है। अच्छा। और हॉलीवुड के वो इतने बड़े डायरेक्टर, मतलब वन ऑफ द लेजेंडरी डायरेक्टर, और उन्होंने प्रोड्यूस किया है, मतलब धर्मा प्रोडक्शन है करण जौहर की, और उन्होंने और मार्टिन स्कोर्सेसी ने भी प्रोड्यूस किया है, को प्रोड्यूस किया है। एक इंटरेस्टिंग बात इसमें क्या है, शोएब का भी एक लव स्टोरी होता है, लेकिन शोएब का भी लव स्टोरी, वही मैं रिसर्च करने के बाद आपसे, यही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये बहुत सारे व्यूअर को नहीं पता चलेगा। शोएब की एक लव स्टोरी होती है। जब मार्टिन स्कोर्सेसी को वो फिल्म दिखाया गया, नीरज घेवान ने दिखाया, बीइंग अ प्रोड्यूसर, मार्टिन स्कोर्सेसी ने जब ये पिक्चर देखी, उन्होंने बोला कि शोएब की लव स्टोरी को काटो, शोएब की लव स्टोरी दिखाओगे तो सही नहीं रहेगा, सिर्फ चंदन की रहने दो। शोएब का लव इंटरेस्ट, मतलब उसको भी किसी लड़की से प्यार होता है, उसका भी कोई वो वाला एंगल निकल के आता है, मार्टिन स्कोर्सेसी ने उसको डिलीट करवाया। तो ये अगर वो शायद सही रहा उनका सजेशन, क्योंकि अगर वो कहीं बॉलीवुड लव स्टोरी वाला बॉलीवुड का ऑब्सेशन है कि अगर कोई लड़का है, जवान है, तो उसको लड़की के साथ एक होना ही चाहिए, अब उसको चंदन का है तो शोएब का भी होना ही चाहिए, जबरदस्ती एक होता नहीं है। तो अच्छा किया कि मतलब मार्टिन स्कोर्सेसी ने इस चीज को कटवा दिया। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा पढ़ करके, वाह यार, कि मार्टिन स्कोर्सेसी में लव स्टोरी डालना ही है इनको। और वो देखिए वही डायरेक्टर कहाँ उसकी सोच गई कि बॉलीवुड, जबकि वो हिंदी सिनेमा देख रहे हैं, उनको भी इस चीज की कितनी समझ है कि समाज में जो चीज चल रही है वो शायद मुद्दे से भटक सकती थी वो मूवी, अगर हम वो कर देते तो, मतलब क्या बोलते हैं, अगर डायरेक्टर ने ये कह दिया होता कि शोएब का भी कोई लव एंगल होना चाहिए, हो सकता है फोकस एरिया कुछ और ही होता। और मुझे जहां तक वही पढ़ रहा था, तो शायद इस बार की ऑफिशियल ऑस्कर के लिए एंट्री यही है, होम बाउंड। उम्मीद है कि अगर ऑस्कर मिल जाए तब फिर हम लोग यहीं पे आके बात करेंगे उसके बारे में दोबारा। मेरा तो पूरा मन है अनुराग कि हम लोग कभी ऐसा हो, हम लोग प्लेटफॉर्म भी क्रिएट कर पाए, और चाहे यहाँ नीरज घेवान है या फिर हम वहां जाए जहाँ नीरज घेवान है, और उनसे बैठ करके दोनों ही मूवी पे चर्चा हो सके, मसान या होम बाउंड, और उनके थॉट प्रोसेस पे, तो बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा, बहुत अच्छी चीज है कि 10 साल के बाद उन्होंने मूवी बनाई है, ये भी एक अच्छी सोच है ना, कि उनके अंदर वो तावलापन नहीं है कि 100 करोड़ की रेस में पैसे कमाने, बॉक्स ऑफिस का जो एक शोर चल रहा है कि ये आ रही है 200 करोड़ 300 करोड़। 10 साल उन्होंने इंतजार मतलब करवाने का मतलब उन्होंने खुद टाइम लिया, लेकिन मसान, या कहेंगे कि दोनों की तुलना करना गलत है, अलग अलग है, लेकिन काफी मतलब
लेकिन दोनों फिल्में दिल पे मतलब सामाजिक छाप छोड़ गई और छोड़ गई। किस तरह से सामाजिक मतलब पहलुओं को एक कलात्मक दृष्टिकोण से सामने लाया जा सकता है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया, बहुत बढ़िया तरीके से किया है। आई होप इस तरह की मूवीज आती रहे और दर्शक भी इस तरह के मूवीज को देखें। लेकिन एक चीज हमें बुरा क्या लगा, मतलब समाज की सच्चाई है। बॉक्स ऑफिस पे इसका कलेक्शन देख रहे थे। समाज की सच्चाई हमने देखा कि 25 करोड़ रुपए लगा करके ये मूवी बनी थी और पता मतलब कुछ दिन पहले, 8-10 दिन पहले की बात है, तो उसमें कलेक्शन मतलब हॉल में इसने 5 करोड़ कमाए थे फिर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मतलब मूवी घाटे में चल रही है। सच्चाई है। अलग बात है कि ठीक है उसमें नेटफ्लिक्स या किसी को बेच दे तब तो पैसे निकल ही जाने हैं। बिल्कुल, ये समाज की सच्चाई है। और देखिए इस चीज पे कभी हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये भी एक मंटो, शायद आपको पता हो, मंटो मूवी आई थी, उसकी नंदिता दास ने डायरेक्ट करी थी। हाँ उसकी थी, नवाजुद्दीन उसमें मंटो बने थे। और मतलब नंदिता दास का भी यही कहना था कि शर्मसार की यार कैसी ऑडियंस है कि मंटो जैसी मूवी को वो रिसेप्शन ही नहीं मिला, कि उनका भी ये मतलब हर्ट हो गई थी वो भी, कि कैसे आखिर ये चीज हुई कि मंटो को लोग नहीं देखना चाहते हैं, या फिर एज एन ऑडियंस अभी हमारी मैच्योर ऑडियंस उतनी नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये एक अलग ही टॉपिक है, मतलब जो हमारा भी इंडिया, कबीर सिंह देखना है या फिर अनुराग कश्यप जैसे डायरेक्टर भी, अभी मैं आपसे कुछ देर पहले बता नहीं रहा था कि मैं भी हर्ट हो गया था उस मूवी पे, कभी और चर्चा। हाँ निशांची, मतलब लोग उसको जो भी है, मुझे लगा कि और गाहे बगाहे अच्छा डायरेक्टर भी इस ट्रैप में चला जा रहा है। मुझे वैसे नीरज घेवान की ये चीज मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि 10 साल उन्होंने इंतजार खुद किया, और बीच में वो क्या कर रहे थे मैं ये भी नहीं जानता हूँ कि 10 साल के मतलब बीच में उनका कौन कौन सा वर्क आया है। लेकिन अभी रिसेंटली अनुराग कश्यप जैसे डायरेक्टर भी उस ट्रैप में मुझे लगता है फंस गए, जो कमर्शियल एंगल, और लगातार मतलब मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आया निशांची को लेकर के। वो कभी बाद में उस पर बात करूंगा, बाद में बात करूंगा। लेकिन ये डिबेट तो है कि मतलब अभी रिसेंटली शतरंज के खिलाड़ी मैंने देखी, उस पर भी कभी एक अपना रिव्यू या कभी आप लोगों के साथ बैठ के बात करूंगा। सत्यजीत रे की डायरेक्टेड मूवी थी, अच्छा 70 के दशक की है, ऑस्कर के लिए एंट्री भी गई थी उस समय। लेकिन इंडिया में इसको नहीं, शतरंज के खिलाड़ी को, अच्छा वो वाला जो संजीव कुमार है, सईद जाफरी है, नहीं हमें कुछ और शतरंज के खिलाड़ी सत्यजीत रे वहाँ पे क्या नाम है उसका, अवध का क्षेत्र। हाँ वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह, हाँ अमजद अली खान है वो, जो वाजिद अली शाह के ऊपर ही बनाए गए, कैसे वो, समझ गया, अब प्रेमचंद की एक कहानी है, उसी के ऊपर शतरंज के खिलाड़ी सत्यजीत रे ने। अब सबने तारीफ की है, पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने, पूरे इंटरनेशनल उस समय 70 के दशक में सब लोग इस मूवी की तारीफ की है। इंडिया में बिल्कुल ही लोगों ने इसको पसंद नहीं किया था उस समय, अब फिर भी लोग मतलब देख रहे हैं। तो ये एक मतलब है, ये डार्क साइड है इंडिया, मतलब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का, या कहिए मीडिया भी तो वही कहा ना, मीडिया भी तो यही काम कर रही है, सेंसेशनलाइज कर दे रही है चीजों को, न्यूज में भी मुद्दे से भटक जाती है। तो फिल्म की तो हम बात ही क्या करें, उसको हमेशा एक हीरो ही दिखाना होता है या वॉरियर ही दिखाना होता है, उसकी एक लव स्टोरी दिखाएंगे, या फिर वो दिखाएंगे कि वो बहुत मसीहा टाइप का आएगा, एक आदमी 10 लोगों को मार रहा है, हीरो का ही एक आइडियोलॉजी। लेकिन समाज में उस तरह की चीज नहीं है, और जिस तरह नीरज घेवान चीजों को ला रहे हैं मसान के जरिए या होम बाउंड के जरिए, समाज वो है। और मुझे लगता है कि उस तरह की चीजों को लाना बहुत आवश्यक। ठीक है, फिर अभी तक हाँ फिर कभी हम लोग किसी और उस पर बात करेंगे। हाँ कभी किसी और मुद्दे पे, जैसे अक्सर बात होती रहती है, तो कभी और हाँ श्योर। तो बड़ा माहौल भी अच्छा लग रहा है। हाँ ये काफी
पता ही हमारे आसपास ही ऐसे ऐसे जगह होती है। ये लाल वाला काफी अच्छा लग रहा हाँ, हम लोग को पता ही नहीं रहता। चलिए फिर किसी नए लोकेशन पे बैठ के बातचीत करें। है। तो रोकते हैं अभी फिलहाल।